मिस्टर ए जो है मिस बी को कहीं दिनों से जानता था और ये मिस्टर ए चाहता था कि मैं इस मिस बी से शादी कर लूं। तो एक दिन क्या हुआ, एक सुहानी शाम थी, एक इवनिंग थी। तो इस मिस्टर ए के दिमाग में सूझा क्यों ना मैं इस मिस बी को प्रपोज कर दूं मैरिज के लिए। क्या कर दूं? प्रपोज कर दूं किसके लिए? मैरिज के लिए। किसको? मिस बी को। तो क्या हुआ कि मिस्टर ए ने अपनी पूरी तैयारी कर ली मिस बी को प्रपोज करने के लिए। जो ही मिस्टर ए ने प्रपोज किया, कहा आई वॉन्ट टू मैरी यू, आई वॉन्ट टू मैरी यू, मैं आपसे शादी करना चाहता हूं। अब मिस्टर ए तो उसको कुछ ही दिनों से जानता था, बेचारे को लगता था कि अभी जाके अब सैंडल पड़ने वाले हैं मिस बी से। लेकिन दुर्भाग्यवश क्या हुआ, इसकी किस्मत जाग उठी। मिस बी ने इसका जो ऑफर है वो एक्सेप्ट कर लिया। जब इसने एक्सेप्ट कर लिया, मिस बी ने कहा जी हाँ, आई विल मैरी यू, आई विल। टुडे वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट Indian Contract Act. Indian Contract Act 1872. So before moving further about Indian Contract Act 1872, first of all, we will try to gain the knowledge about what is contract. What is contract? आखिर ये कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है? ठीक है, सो कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या है ये लिखा गया है सेक्शन 1 में। सेक्शन 1 क्या कहता है? कॉन्ट्रैक्ट के कहता है कि एन एग्रीमेंट। क्या कहता है? एन एग्रीमेंट enforceable by law. सो क्या कह रहा है सेक्शन 1? ये कहने की कोशिश कर रहा है एन एग्रीमेंट विच इज एनफोर्सेबल बाय लॉ। एक एग्रीमेंट जो कि एनफोर्सेबल बाय लॉ है, उसको क्या कहेंगे? उसको कहेंगे कॉन्ट्रैक्ट कहेंगे। क्या कहेंगे? कॉन्ट्रैक्ट कहेंगे। देखिए, अब यहां पर दो चीजें जानना बहुत जरूरी है। कौन कौन सी चीजें? नंबर 1, सबसे पहले हमें जानना पड़ेगा कि आखिर ये एग्रीमेंट क्या चीज है। दूसरी बात, हमें ये जानना पड़ेगा आखिर एनफोर्सेबिलिटी क्या चीज होती है। तो चलिए सबसे पहले ये ध्यान देने की कोशिश करेंगे आखिर ये एग्रीमेंट है क्या। नंबर 1, देखिए एग्रीमेंट की जो डिफिनीशन है ये स्पेसिफाई की गई है अंडर सेक्शन 2। क्या कहते हैं? कहता है कि एवरी प्रोमाइज और सेट ऑफ प्रोमाइज कहता है कि एवरी प्रोमाइज और सेट ऑफ प्रोमाइज फॉर्मिंग कंसिडरेशन फॉर ईच अदर। देखिए, ये तो हमने जान लिया सबसे पहले कि आखिर कॉन्ट्रैक्ट किसको कहते हैं, लेकिन उसको अच्छी तरह से समझने के लिए हमने टर्म्स को तोड़ने की कोशिश की है ताकि आपके दिमाग में बैठ जाए आखिर ये कॉन्ट्रैक्ट किस बला का नाम है। सबसे पहले मैंने कहा ये एक एग्रीमेंट होता है विच एनफोर्सेबल बाय द लॉ, विच इज एनफोर्सेबल बाय द कोर्ट ऑफ लॉ। कोर्ट का जब मैं मीनिंग लूंगा, मैं किसी भी इंडियन कोर्ट का मीनिंग लूंगा, वेदर इट इज सिविल वेदर इज क्रिमिनल, whatever it is। देखिए मैंने क्या कहा? मैंने कहा एन एग्रीमेंट विच एनफोर्सेबल बाय लॉ इज कॉल्ड कॉन्ट्रैक्ट। फिर मैंने कहा इसको अच्छी तरह से समझने के लिए दो टर्मों का जानना जरूरी है। सबसे पहली टर्म जो है उसको कहते हैं एग्रीमेंट, दूसरी टर्म जो एनफोर्सेबिलिटी। अब जब हमने एग्रीमेंट का देखा तो यहां पर कहता है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट 1872 सेक्शन 2 क्या कहता है? कहता है कि एवरी प्रोमाइज, हर एक प्रोमाइज और एवरी सेट ऑफ प्रोमाइज फॉर्मिंग कंसिडरेशन फॉर ईच अदर इज कॉल्ड एन एग्रीमेंट। इसको क्या कहेंगे? एग्रीमेंट कहेंगे। अगर एग्रीमेंट कहेंगे इसको तो फिर मैं सबसे पहले आपको इसी की एक एग्जांपल देता हूं। ठीक है, देखिए फॉर एग्जांपल प्रोमाइज
मिस्टर ए ने क्या काम किया? मिस्टर ए ने कहा मिस्टर बी से, क्या कहा? इसने कहा कि तुम्हारे पास एक बुक है जो कि मुझे बहुत ही पसंद है और मैं तुम्हें उस बुक के बदले 100 रुपया दूंगा। क्या दूंगा? 100 रुपया, और तुम मुझे वो बुक दे देना। ठीक है, यानी कि क्या कहना, बुक देना। तो मैंने क्या कहा था? एवरी प्रोमाइज, यानी कि मिस्टर ए मिस्टर बी से क्या प्रोमाइज कर रहा है? क्या ऑफर कर रहा है? क्या दे रहा है? ऑफर दे रहा है। ऑफर किस चीज का दे रहा है? ऑफर कर रहा है, कह रहा है कि ए मिस्टर बी, तुम्हारे पास जो बुक है वो मुझे बहुत पसंद है और मैं आपको उसके बदले में 100 रुपया दूंगा और आप मुझे वो बुक दे देना। तो मिस्टर बी क्या कहता है? मिस्टर बी कहता है यस, ओके ओके जी, डन हो गया। तो अब देखिए यहाँ पर ध्यान देने की कोशिश कीजिए। ये जो मैंने कहा था एवरी प्रोमाइज, एवरी प्रोमाइज और एवरी सेट ऑफ प्रोमाइज, एवरी प्रोमाइज। तो देखिए यहाँ पर मिस्टर ए ने मिस्टर बी को जब ऑफर किया, क्या किया? ऑफर, क्या किया? ऑफर 100 रुपीज़। और मिस्टर बी ने वहां से क्या ऑफर किया? हाँ जी, मैं आपको अपनी बुक दूंगा उस 100 रुपीज़ के बदले में। तो यहाँ पर क्या हो गया? इसने इस ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया। जब कोई बंदा ऑफर करता है उसको कहते ऑफरी, उसको क्या कहते हैं? ऑफर, सॉरी ऑफर कहते हैं उसको। क्या कहते हैं? ऑफर। और जो ये ऑफर वापस में फिर करेगा एक्सेप्ट ऑफरी कहेंगे इसको। क्या कहेंगे? ऑफरी। तो जब उसने ऑफर एक्सेप्ट कर लिया तो ऑफरी बन गया। जब इसने भी ऑफर किया, इसने वो एक्सेप्ट किया, जब ये एक ऑफर एक्सेप्ट हो जाता है उसको कहते हैं प्रोमाइज। जब एक ऑफर एक्सेप्ट हो जाता है दूसरी पार्टी के द्वारा उसको क्या कहते हैं? प्रोमाइज कहते हैं। तो देखिए मैंने क्या कहा कि एग्रीमेंट को क्या किस तरह से डिफाइन किया जाए सेक्शन 2 में? एवरी प्रोमाइज और एवरी सेट ऑफ प्रोमाइज फॉर्मिंग कंसिडरेशन, कंसिडरेशन फीचर। अब ये कंसिडरेशन क्या भला है? यही है कंसिडरेशन है फ्रॉम द पार्ट ऑफ ए 100 रुपीज़। ये होगी कंसिडरेशन फ्रॉम द पार्ट ऑफ ए। और फ्रॉम द पार्ट ऑफ बी कंसिडरेशन क्या होगी? वो बुक जो मिस्टर बी बुक देगा किसको? मिस्टर ए को। सो इसको क्या कहेंगे? फार्मिंग कंसिडरेशन फॉर ईच अदर। सो एवरी प्रोमाइज, मिस्टर ए ने प्रोमाइज किया और मिस्टर बी ने भी वापस क्या किया? उसको ऑफर को एक्सेप्ट किया और ये प्रोमाइज बन गए। इससे क्या? एवरी प्रोमाइज, हर एक प्रोमाइज और एवरी सेट ऑफ प्रोमाइज फॉर्मिंग कंसिडरेशन। यहाँ पर 100 रुपीज़ है मिस्टर ए का और बी का कितना है? बी की बुक है। सो every promise or set of promise forming consideration for each other is called agreement। अब इसको क्या कहेंगे? एग्रीमेंट कहेंगे। देखिए जब इसने इसको एग्रीमेंट कहा है तो इसमें पार्टीज आ जाती है। क्या आ जाती है? पार्टीज। देखिए अब जिस बंदे ने प्रोमाइज किया था उसको कहते हैं, मैंने अभी कहा था जब ऑफर एक्सेप्ट हो जाए तो उसको क्या कहते हैं? प्रोमाइज। जो बंदा यानी कि ऑफर करता है, अब प्रोमाइज जिसने किया था कि मैं आपको 100 रुपया दूंगा, हमारी केस में क्या है? हमारे केस में मिस्टर ए। सो उसको क्या कहेंगे? प्रोमाइजर कहेंगे। और जो एक्सेप्ट करते हैं इस ऑफर को उसको कहते हैं प्रोमिजी। क्या कहते हैं? प्रोमिजी कहते हैं। लेकिन यहां पर एक बात ध्यान देने की कोशिश कीजिएगा। ये तो हो गया एग्रीमेंट। हम अपनी डिफिनेशन की ओर वापस चलते हैं जो सेक्शन में हम 1 में बयान किया गया था। एन एग्रीमेंट, ये खाली अभी हमने एग्रीमेंट पढ़ा है कि एग्रीमेंट किसको कहते हैं। ठीक है, एनफोर्सिबिलिटी ऑफ लॉ, जब तक अब इसमें एनफोर्सिबिलिटी नहीं होगी बाय लॉ तब तक इसको कॉन्ट्रैक्ट नहीं कहा जाएगा। अब एनफोर्सिबिलिटी बाय लॉ किसको कहेंगे ये मैं अब एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। देखिए एनफोर्सिबिलिटी बाय लॉ, एनफोर्सिबिलिटी बाय लॉ। देखिए एनफोर्सिबिलिटी बाय लॉ का मतलब है अगर मिस्टर ए और मिस्टर बी के दरमियान जो कॉन्ट्रैक्ट यानी कि सॉरी एग्रीमेंट जो हुआ था बुक के बारे में, मिस्टर ए देगा 100 रुपीज़, मिस्टर बी देगा बुक। अब फर्ज कर लीजिए यहां पर मिस्टर बी ने रिफ्यूज कर दिया बुक देने से, मिस्टर बी ने रिफ्यूज कर दिया बुक देने, इसने कहा कि मैं बुक नहीं दूंगा, तुमने 100 रुपये दिया तो दिया लेकिन मैं तुम्हें अपनी बुक नहीं दूंगा। तो यहां पर मिस्टर ए क्या करेगा? इसको क्या इसके खिलाफ स्यू करेगा, स्यू इन द कोर्ट ऑफ लॉ, स्यू इन द कोर्ट ऑफ लॉ। जब ये स्यू करेगा इन द कोर्ट ऑफ लॉ इसी को कहते हैं एनफोर्सिबिलिटी बाय लॉ। सो एनफोर्सिबिलिटी बाय लॉ मीन्स अ पार्टी कैन गो टू द कोर्ट इन ऑर्डर टू मेंटेन द स्यू फॉर हिज राइट्स। ठीक है, सो इसका राइट क्या था? यहां पर इसको बुक मिल जाती, लेकिन मिस्टर बी ने जो मना कर दी मैं बुक नहीं दूंगा, अब इसके खिलाफ स्यू करेगा। सो जिस
एग्रीमेंट में भी हम स्यू कर सकते हैं अगेंस्ट द अदर पार्टी, वही एग्रीमेंट कहलाएगा कॉन्ट्रैक्ट। मतलब क्या है देखिए, एनफोर्सिबिलिटी का मतलब ही यही होता है, अ पार्टी कैन गो टू द कोर्ट इन ऑर्डर टू रिसीव हिज और हर क्लेम्स, ठीक है, हिज और हर क्लेम्स, इसी को कहते हैं एनफोर्सिबिलिटी बाय लॉ। चलिए अब मैं आपको और एक एग्जांपल देने की कोशिश करूंगा। देखिए पहले तो आपने कंसिडरेशन का एग्जांपल देख लिया, कंसिडरेशन किसे कहेंगे। देखिए कंसिडरेशन जो है, कंसिडरेशन एक अलग चैप्टर है, जब हम कंसिडरेशन चैप्टर पर पहुंचेंगे तो तब आपको ऑटोमेटिकली पता चल जाएगी, कंसिडरेशन बहुत बड़े चैप्टर, जब हम वहां आएंगे तो उसको उधर एक्सप्लेन कर देंगे। देखिए कंसिडरेशन का तब तक आप एक रफली मीनिंग अपने दिमाग में बिठा लीजिए, इट मीन्स क्विड प्रो क्यो, क्विड प्रो क्यू, ये एक लैटिन मैक्सिम है। क्या है? लैटिन मैक्सिम, जिसका मतलब है समथिंग इन रिटर्न, समथिंग इन रिटर्न, ठीक है। तो हमारे ए के केस में ए क्या कह रहा, ए दे रहा था 100 रुपया और बी क्या दे रहा था, अपनी बुक दे रहा था तो ए के लिए कंसिडरेशन हो गई 100 रुपीज और बी के लिए हुई बुक। अब जबकि ये जो कंसिडरेशन का मैंने आपको जो रफली आइडिया दिया है, ये अब इस्तेमाल कीजिएगा देखिए मैं आपके सामने एक एग्जांपल रखने जा रहा हूं, अब आपको इसमें क्या कंसिडरेशन ढूंढ के दिखाएंगे। देखिए मिस्टर ए और ये है मिस बी। देखिए मिस्टर ए जो है मिस बी को कई दिनों से जानता था और ये मिस्टर ए चाहता था कि मैं इस मिस बी से शादी कर लूं। तो एक दिन क्या हुआ, एक सुहानी शाम थी, एक इवनिंग थी, तो इस मिस्टर ए के दिमाग में सूझा क्यों ना मैं इस मिस बी को प्रपोज कर दूं मैरिज के लिए। क्या कर दूं? प्रपोज कर दूं किसके लिए? मैरिज के लिए। किसको? मिस बी को। तो क्या हुआ कि मिस्टर ए ने अपनी पूरी तैयारी कर ली मिस बी को प्रपोज करने के लिए। जो ही मिस्टर ए ने प्रपोज किया, कहा आई वॉन्ट टू मैरी यू, आई वॉन्ट टू मैरी यू, मैं आपसे शादी करना चाहता हूं। अब मिस्टर ए तो उसको कुछ ही दिनों से जानता था, बेचारे को लगता था कि अभी जाके अब शंडल पड़ने वाले हैं मिस बी से, लेकिन दुर्भाग्यवश क्या हुआ, इसकी किस्मत जाग उठी। मिस बी ने इसका जो ऑफर है वो एक्सेप्ट कर लिया। जब इसने एक्सेप्ट कर लिया, मिस बी ने कहा जी हां आई विल मैरी यू, आई विल मैरी यू। ये एग्रीमेंट भी जो है ये एक वेल्ड एग्रीमेंट है। क्या है? वेल्ड एग्रीमेंट। अब आपको इसमें क्या दिखानी है? कंसिडरेशन का है। अब जब वेल्ड एग्रीमेंट है, सो देयरफॉर इट कैन बी एनफोर्सिबल एज वेल एज इन द कोर्ट ऑफ लॉ। अब यहां पर दिखानी है आपको कंसिडरेशन का। देखिए मैंने पहले भी कहा था एग्रीमेंट की डिफिनीशन क्या है, एवरी प्रोमाइज एंड एवरी सेट ऑफ प्रोमाइज फॉर्मिंग कंसिडरेशन ऑफ ईच अदर। यहां पर जो कंसिडरेशन है एक दूसरे का प्रोमाइज है एक दूसरे के लिए, यही कंसिडरेशन कहलाएगी इस एग्रीमेंट में। मतलब यह है कि ए ने जो प्रोमाइज किया था मिस बी को, मैं आपसे शादी करना चाहता हूं, ये इसके लिए कंसिडरेशन हो गई। मिस बी ने कहा यस आई विल मैरी यू, तो ये मिस्टर ए के लिए कंसिडरेशन हो गई इन रिटर्न। सो समथिंग इन रिटर्न, मैंने अभी कहा था कंसिडरेशन क्या क्या है, क्वाइड प्रो क्यो, समथिंग इन रिटर्न। इसने कहा जी हाँ आई विल मैरी यू। ये एग्रीमेंट भी वेल्ड एग्रीमेंट होगा एंड इट विल आल्सो बी एनफोर्सिबल बाय लॉ। देखिए एनफोर्सिबल बाय लॉ होगा। अब ध्यान देने की कोशिश करेंगे। मैंने आपको समझाया एनफोर्सिबिलिटी बाय लॉ, ये भी आपको समझाया। अब ये भी समझाया कैसे एक प्रोमाइस दूसरे प्रोमाइस के लिए कंसिडरेशन बन जाता है, ये भी मैंने सिखाया। अब देखिए दो चीज़ों का ध्यान रखना ज़रूरी है। अगर कोई कमर्शियल एग्रीमेंट हो, अगर कोई कमर्शियल एग्रीमेंट या कमर्शियल एग्रीमेंट हो, कमर्शियल एग्रीमेंट या बिजनेस एग्रीमेंट हो, या बिजनेस एग्रीमेंट हो, बिजनेस एग्रीमेंट हो, यहां पर पहले से ही इंटेंशन होती है दोनों पार्टियों की, जितने भी पार्टीज एग्रीमेंट में हैं, इंटेंशन क्या होती है? टू स्यू ईच अदर, टू स्यू ईच अदर, टू स्यू ईच अदर।
on the non-fulfillment of promises, on the non-fulfillment of promise. यानी कि अगर कमर्शियल एग्रीमेंट हुआ, अगर बिजनेस एग्रीमेंट हुआ, वहां पर पहले ही प्रिज्यूम किया जाता है, एज्यूम किया जाता है दैट द बोथ पार्टीज इन द कॉन्ट्रैक्ट दैट हैव द इंटेंशन टू sue each other in case of non-fulfillment of their obligations. इसी को कहते हैं कमर्शियल एग्रीमेंट में प्रिज्यूम किया जाता है. लेकिन अब देखिए सोशल प्रोमाइज की अगर बात करें, अब क्या करेंगे सोशल प्रोमाइज की. देखिए सोशल प्रोमाइज के बारे में अगर बात करेंगे, सोशल प्रोमाइज के बारे में, सोशल प्रोमाइज इसमें ये एज्यूम नहीं किया जाता दैट द पार्टीज हैव द इंटेंशन टू sue each other on the fulfillment of obligations. फॉर एग्जांपल वाई ने प्रॉमिस किया मिस्टर जड को, मिस्टर जड से कहा कि मैं आपको इनवाइट करता हूं, वही ने कहा मिस्टर जड से मैं आपको इनवाइट करता हूं डिनर पर, अपने घर पर डिनर पर. मिस्टर जड ने भी कहा यस जी मैं आऊंगा आपके घर डिनर पर. तो देखिए लेकिन कुछ ऐसे सर्कमस्टेंसेस हो गए आखिरी लम्हात पर, जड जो है मिस्टर जड वो पहुंच नहीं पाया वही के यहाँ डिनर करने के लिए, वो पहुंच नहीं पाया. लेकिन इसने पहले ही कहा था जी हाँ मैं आऊँगा आपके घर डिनर करने के लिए. अब यहाँ पे वाई जो है मिस्टर जड को स्यू नहीं कर सकता, उसके खर्चों के ब्याह पे उसे खर्ची निकलवा नहीं सकता, क्योंकि मैंने आपके वो कहे कि मैंने आपके डिनर के लिए इतनी प्रिपरेशन की थी, इतने पैसे खर्चे, वो इसके लिए कुछ स्यू नहीं कर सकता. क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि ये था सोशल प्रोमाइज. वाई कैन नॉट गो टू द कोर्ट. सो इसको क्या कहेंगे? इसको कहेंगे सोशल प्रोमाइज. अब ध्यान देने की कोशिश करें. देखिए जो एग्रीमेंट जो राइज नहीं करता, एग्रीमेंट कैन नॉट गिव राइज टू sue each other. जो एग्रीमेंट ये ओब्लिगेशन राइज नहीं करता होगा, जस्ट लाइक सोशल प्रोमाइज, ये राइज नहीं करता होगा एक दूसरी पार्टी राइट्स टू sue each other इन द कोर्ट ऑफ लॉ, उसको कहेंगे वाइड एग्रीमेंट. क्या कहेंगे? वाइड एग्रीमेंट. वाइड एग्रीमेंट की डिफिनीशन ही यही है, दैट मीन्स दोज एग्रीमेंट्स विच कैन नॉट बी एनफोर्सिएबल इन द कोर्ट ऑफ लॉ, उनको क्या कहेंगे? वाइड एग्रीमेंट. देखिए अब यहां पर जो चीज हमने सीखी है इस टॉपिक को, यानी कि पहले टॉपिक को हम कंक्लूड करने की कोशिश करते हैं. आखिर कॉन्ट्रैक्ट है क्या? ये सारी चीज़ें जो मैंने आपको यहाँ पर पढ़ाई है, बस इतना समझाने के लिए पढ़ाई है ये कॉन्ट्रैक्ट आखिर क्या चीज़ है. देखिए अब इसमें हमने जो चीज़ें सीखी है वो हम एक बार रिवाइज करके फिर इसको कंक्लूड करते हैं. देखिए हमने सबसे पहली चीज़ ये सीखी, ऑल एग्रीमेंट, सारे एग्रीमेंट जो है कैन नॉट बी कॉन्ट्रैक्ट. सो ऑल एग्रीमेंट्स कैन नॉट बी कॉन्ट्रैक्ट. सारे के सारे एग्रीमेंट जो है वो कॉन्ट्रैक्ट्स नहीं होती. ठीक है? ओनली दोज कॉन्ट्रैक्ट्स, only those agreements और कॉन्ट्रैक्ट्स, उन्हीं एग्रीमेंट्स को कॉन्ट्रैक्ट्स कहेंगे विच कैन बी एनफोर्सिएबल एट द कोर्ट ऑफ लॉ. तभी एक मैगजिम कहा जाता है, कौन सा मैगजिम कहा जाता है? देखिए कहा जाता है कि जो ये कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, क्या कहते हैं? कॉन्ट्रैक्ट एक्ट इज द लॉ ऑफ ओनली दोज एग्रीमेंट्स. कॉन्ट्रैक्ट एक्ट इज द लॉ ऑफ ओनली दोज एग्रीमेंट्स which can be enforceable by law. सो आज हमने ये सीखा आखिर कॉन्ट्रैक्ट किसे कहते हैं,
एग्रीमेंट किसे कहते हैं और प्रोमाइज किसे कहते हैं। और इसका कंक्लूजन यही आज हमने सीखा, ऑल एग्रीमेंट्स कैन नॉट बी कॉन्ट्रैक्ट्स। जिस तरह मैंने सोशल प्रोमाइज कहा था, वो क्या प्रोमाइज बनकर रह गया, वो एग्रीमेंट में राइपिन नहीं हुआ। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर दूसरी बात क्या हमने सीखी, हमने कहा ओनली दोज एग्रीमेंट्स और कॉन्ट्रैक्ट, उन्हीं एग्रीमेंट को कॉन्ट्रैक्ट कहेंगे विच कैन बी एनफोर्सेबल एट द कोर्ट ऑफ लॉ। और एक मैगजीम हमने पढ़ी, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट इज द लॉ ऑफ ओनली दोज एग्रीमेंट्स, उन एग्रीमेंट्स पर एप्लीकेबल होगा विच कैन बी एनफोर्सेबल बाय लॉ। So that's it for my side. If you like this lecture, please do subscribe and give a like.